दोस्तों नमस्कार। और आज फिर दोबारा से आपके लिए प्रस्तुत है दोस्तों, आज एक नए सेशन के साथ द हिंदू एडिटोरियल 3 अक्टूबर। दोस्तों आज का टाइटल अगर आप ध्यान से देखें, एक छोटी सी लाइन आप पढ़ें अगर आप इसमें दोस्तों, तो ये क्लियर करता है कि जो वैश्विक जो हमारी जलवायु की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए अब एक बीमा की जरूरत है। बीमा का मतलब मैं एक कंपनी वाले बीमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक अश्योरेंस की जरूरत है। ये आज के हमारे द हिंदू का एडिटोरियल का टाइटल है दोस्तों। और इस पे आज हमारा टाइटल, इसके साथ साथ हमें ग्रामेटिकल स्किल्स, वोकैबलरी, जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि खासकर ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश स्किल्स सीखना चाहते हैं, ग्रामेटिकल स्किल्स सीखना चाहते हैं, साथ में राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम योगेश कुमार और मैं लास्ट 15 साल से दोस्तों मुखर्जी नगर एरिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। और अब अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम CET है, इसके थ्रू आप सबके साथ जुड़ रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और अगर आपको कुछ डाउट है या कोई भी आपके आप सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो यू आर फ्री एक्चुअली। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो एक रेनिंग या जो हमारे एक क्लाइमेट एटमॉस्फेयर से रिलेटेड दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। चलिए उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज जो टाइटल था उसमें पहला जो वर्ड आज यूज किया गया है दोस्तों, दैट इज वैगरीज। अब वैगरी जो वर्ड यूज किया गया दोस्तों, वो एक्चुअल में अपने आप में एक नाउन है। अब वो कहता है कि अचानक जो कोई बदलाव होता है दोस्तों, आई होप कि आप अपने अपना कॉपी और पेन जरूर कैरी कर लिया होगा, सो दैट आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दोस्तों। तो वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज जो एक सिचुएशन के अंदर होते हैं या पर्सन के बिहेवियर में होते हैं, जिसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता और प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। यही कंसर्न जो था दोस्तों हमारे आज के न्यूज़पेपर टाइटल का है दोस्तों। चलिए आई होप कि आपने इस वर्ड को सीख लिया होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि हम आराम से इस सेशन को सीख सके दोस्तों। अगला वर्ड भी बहुत अच्छा है जो हमारी एक अकाउंटेंसी टर्म से आता है, डिफिसिट। डेफिसिट मतलब एक तरह से कमी या घाटा। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये भी एक नाउन है और बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया गया है। अच्छा, जब इस पैसेज को पढ़ा गया तो ऐसा लगा आज तो बस ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों बहुत कुछ है इस सेशन के अंदर, बीच में मत छोड़िएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको इस सेशन के अंदर। अभी तो हम इसकी सिर्फ वोकैब को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन और ग्रामेटिकल स्किल्स को भी कवर करेंगे, जो आपके वन डे एग्जाम के अंदर जो एरर्स आते हैं उस एरर्स को भी हेल्प मिलेगी आपको सॉल्व करने में दोस्तों। तो ये साफ क्लियर हो गया कि कम पैसे की प्राप्ति, घाटा, कमी, अभाव, ये था हमारा वर्ड डिफिसिट। एक वर्ड और इसके अंदर बहुत अच्छा आया था, सबड्यूड। अब सबड्यूड क्या है? किसी को हराना या नियंत्रण में करना या कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड सबड्यूड। और ये हमारे 3 वर्ड थे जो अभी तक हमने गो थ्रू करें दोस्तों। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, अगले सेशन में चलते हैं। पहले कुछ वोकैब कवर करते हैं। अच्छा, ये जो अब आप वर्ड देख रहे हैं दोस्तों, एल नीनो या इसको ला नीना भी कहा गया, वो कहता है कि एक अल नीनो है और एक ला नीना है दोस्तों। अगर आप ज्योग्राफी समझते हैं तो इन दोनों वर्ड को जरूर सुना होगा आपने। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आया था वो जो आपके लिए बनाया गया वो यही है, वैसे इसके अंदर नहीं था। तो लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे जो यूपीएससी स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं नॉलेज सीकर हैं, हमेशा कोशिश करते हैं यार कहीं से भी नॉलेज मिल जाए दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि खाली न्यूज़पेपर का मतलब सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं है, उसमें जो हमारी नॉलेज है जो हम वास्ट कर सकते हैं उसको भी इम्प्रूव करें। तो वो कहता है कि ला नीनो और अल नीनो में क्या फर्क है। तो दोस्तों आपके लिए हिंदी भाषा में आराम से लिख दिया है। वो कहता है कि ला नीना जो एक कोल्ड टेम्परेचर की बात करता है और अल नीनो जो है वो हॉट नेचर की बात करता है दोस्तों। छोटा सा वर्ड आप याद कर लेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये किससे प्रभावित होते हैं? ये कहता है समुद्री जो तापमान होते हैं, हवाएं होती है और जो रेनिंग के बीच में डिफरेंस होती है, उस वजह से ये चीजें दोनों पैदा होती हैं दोस्तों। और अभी जो इस पैसेज में बात की गई है वो किसकी की गई है? वो अल नीनो की गई है। अल नीनो का मतलब क्या हो गया? गर्म, जिस वजह से हमारे देश में आप देख रहे हैं ना कई जगह मानसून आया और कम हो गया। और यही हमारे पैसेज का टाइटल भी, अभी हम उसको पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, और एक हमारे इसमें एक फ्रेज दिया गया था, ऑन द हराइजन। ऑन द हराइजन की बात करें तो वो साफ कह रहा है कि जो कुछ होने वाला है, इसको एक फ्रेज के रूप में दोस्तों याद रख लीजिए। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। चलिए दोस्तों, आई होप कि बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड पे काम किया गया, एक एक चीज पे काम किया गया कि सिर्फ उसकी हिंदी ना बताई जाए, उसमें ग्रामेटिकल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और जीएस को भी एक्सट्रैक्ट किया जाए।
तो एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कोशिश, उम्मीद करता हूँ कि सही लगेगा निशाना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के लिए पूछा है, जो हमारे बेसिकली जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, क्या आप अपने आप समझते हैं? नहीं समझते तो पढ़ लेना, सी और डिफरेंस, सी और ओशियन में क्या फर्क है दोस्तों। अब वो क्या कह रहा है, ज्योग्राफिकली मैं तो ये कहूंगा, जब आज पैसेज को पढ़ रहा था ज्योग्राफी मेरी इंप्रूव हो गई। मुझे ऐसे लगने लगा आज तो मैं ज्योग्राफी ही सीख रहा हूँ, क्योंकि पूरा पैसेज ज्योग्राफी से भरा हुआ था दोस्तों। अब वो कहता है कि सीज जो है वो छोटे होते हैं, और ओशियन जो होते हैं वो ज्यादातर लोकेटेड होते हैं जहां पर समुद्र मिलते हैं। चलिए, तो वो कहता है कि सी जो होते हैं वो क्लोज होते हैं लैंड से, और सीज आर फाउंड ऑन द मार्जिन ऑफ द ओशियन, मतलब ओशियन बड़ा होता है, सीज उसके मार्जिन पे होते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है सी और ओशियन का दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब इसमें एक आज हमारे को और वर्ड मिल गया जिसका नाम है कन्वर्स। अब ये बहुत प्यारा वर्ड था। कन्वर्स सुनते ही देख में आया कि कन्वर्स का मतलब तो बातचीत करना होता है। नहीं दोस्तों, ये बातचीत करने वाला बिल्कुल सही था, लेकिन जब आप इस एग्जाम में, मतलब अभी जो सेशन करेंगे हम, एडिटोरियल को रीड आउट करेंगे, तो कन्वर्स वहां पर एक नाउन के साथ था दोस्तों। तो ये दिमाग में स्ट्राइक आया, ये तो वर्ब नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ और है। तो फिर मैंने कहा यार चलो स्टूडेंट के लिए सब कुछ डिस्कस करते हैं। कन्वर्स दोस्तों एक वर्ब है, जो आपको मालूम है ना कि जब आप किसी से टॉक करते हैं इनफॉर्मली, और ये एक एडजेक्टिव भी है जो कहता है अपोजिट। ये बहुत प्यारा खतरनाक वर्ड था। और नाउन भी है जो ये कहता है समथिंग अपोजिट। तो एक ही वर्ड जो है तीन जगह काम कर रहा है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जब एडजेक्टिव और वर्ब में तो बड़ा डिफरेंस है, वर्ब में बातचीत करना है, लेकिन जब आप एडजेक्टिव देखते हैं तो वो एक कंट्रेरी या अपोजिट की बात करता है दोस्तों। इसलिए इन चीजों को ध्यान दीजिए, यही हमारे एग्जाम में जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में, वहां पर एक कॉम्प्रिहेंशन है छोटा सा। मान लीजिए इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो अब हमारा बच्चा कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या मान रहा है, टॉक, लेकिन दोस्तों यहाँ तो उसका मीनिंग अपोजिट था। यही एक छोटी छोटी चीजों पे डिफरेंस होता है दोस्तों, और इन्हीं सब चीजों पे दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आया, वाइल ऑन वन हैंड। अच्छा, मैंने इसको आपके लिए लिख दिया है वाइल ऑन वन हैंड, लेकिन वाइल ऑन द वन हैंड, अगर मैं यहाँ पर ये दा लगा दूं दोस्तों, यही मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम ऑन द वन हैंड लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ऑन द वन हैंड लगाते हैं तो ये कंफर्म है कि आप एक हाथ की बात कर रहे हैं, आप दूसरे हाथ की भी बात करेंगे। इसलिए जब आपके एक सेंटेंस में ऑन द वन हैंड आएगा तो इट इज कंफर्म कि आपको दूसरा ऑन द अदर हैंड भी लगाना होगा, अदरवाइज सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑन वन हैंड, उसने दा नहीं लगाया है, तो वो कहते हैं ये कॉलिक्वियल फ्रेज है। कॉलिक्वियल मतलब एक भाषा, जो हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं ना, जैसे कई बार इंग्लिश में आपने सुना होगा, भाई वेयर यू आर गोइंग, तो ये कॉलिक्वल था। लेकिन ग्रामेटिकली क्या हो गया, वेयर आर यू गोइंग। तो आपको एक डिफरेंस समझना होगा ग्रामेटिकल और कॉलिक्वल इंग्लिश के बीच में दोस्तों। चलिए, आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि ऑन वन हैंड आपका काम करेगा, लेकिन अगर आपने ऑन द वन हैंड कर दिया जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑन द अदर हैंड लाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमें कहता है डिल्यूज। अब डिल्यूज को अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक साथ सब कुछ दे देना है, बहुत कुछ एक ही साथ दे देना। अब वो देखिए मीनिंग में क्या कहता है, टू सेंड और गिव समबडी समथिंग अ वेरी लार्ज, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। किसी को कुछ दे देना है एक बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में, किसी को एक ही समय में बहुत सारी सामग्री भेज देना या दे देना। तो ये डिल्यूज है, अभी हम इसको पैसेज में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले आपने ये जो वोकैब है इसको गो थ्रू कर ले, ताकि उसको पढ़ते हुए आपका एक माइंड फ्रेम जो है बिल्कुल ढंग से एस्टेब्लिश हो जाए, और आप उसको जल्दी रीड आउट करके मतलब उसको एक समझ भी पाए, अंडरस्टैंड कर पाए या कॉम्प्रिहेंड कर पाए। जब आप बात करते हैं ना दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन की, एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन का मतलब जो होता है वो एक नाउन होता है, और वो एक वर्ब से बना है जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंड, और कॉम्प्रीहेंड से ही बनाया गया है कॉम्प्रीहेंशन। तो जिसकी जैसी समझ होगी पेपर वैसे ही होगा। और यही रीजन है कि मुखर्जीनगर एरिया में जो सीसेट का रिजल्ट है, थोड़ा अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा डाउन जा रहा है दोस्तों। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं लास्ट में 2-3 महीने में सीसेट की तैयारी कर लूंगा, यस बिल्कुल एग्री, आई एग्री, लेकिन वो क्या करता है पहले पूरी जीएस पढ़ता रहता है, अब वो सीसेट का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, और 2 महीने ऐसे निकल जाते हैं। दूसरा एक स्टूडेंट क्या करता है, वो कहता है मैं पहले अभी पढ़ लेता हूँ क्या सीसेट, बाद में पढ़ूंगा मैं जीएस। यहाँ प्रॉब्लम आती है, वो सीसेट पढ़ चुका है, उसकी प्रैक्टिस करता हुआ भूल गया,
एग्जाम तक वो 6 महीने क्या कर रहा है, वो सिर्फ जीएस पढ़ रहा है। तो दोनों कैसे फंस गया बच्चा, वही अच्छा स्टूडेंट, वही अच्छा है जो दोनों चीजों को पैरेलल लेके चल रहा है। आप वीक में से 1 दिन या 2 दिन फिक्स करिए कि हमें सीसेट ही पढ़ना है। चलिए ये मेरा एक सजेशन था दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए आई होप कि अगला कंसेप्ट भी आराम से जल्दी समझ में आएगा आपको। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड देता है वो आपको ग्रैपल। ग्रैपल क्या कह रहा है, कहता है किसी से लड़ते झगड़ते हुए, किसी को पकड़ते हुए, किसी को काबू में करना। भाई कोई आदमी लड़ रहा था, आपने उसको काबू में करना है। जैसे घर पे कभी कोई मेंबर आपस में गुस्सा हो जाता है, या हमारे फ्रेंड्स पे कभी कोई गुस्सा हो जाता है, तो हम उसको पकड़ लेते हैं फटाफट, उसको काबू करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो दोस्तों, तो यही वर्ड था ग्रैपल। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड, आहा, क्लाउड बस्ट। हिंदी में इसे कहते हैं बादल का फटना। यहाँ पर हमने पढ़ लिया था किसी को काबू में करना। क्लाउड बस्ट, अच्छा लोगों को लगता है बादल फटना। दोस्तों अब ज्योग्राफिकली क्लाउड बस्ट को अगर समझे तो उसका मतलब बहुत सारी बारिश होना। भाई एक बादल था, वो बादल फट गया तो बारिश बहुत सारी गिर गई, उस एरिया में जितना पानी था वो एक साथ ही गिर गया दोस्तों, वो बाढ़ का रीजन बना, वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का रीजन बना। तो दोस्तों क्लाउड बस्ट का मतलब है अ सडन हैवी फॉल ऑफ रेन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा मैंने अब जो नेक्स्ट टाइटल दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा अपना फेवरेट था, मैंने इसमें ऐड किया है, वैसे है नहीं। और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना मोबाइल लेके स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ नेचुरल कैलामिटीज को यूज किया। नेचुरल कैलामिटी मतलब जो नेचुरल कहेंगे, प्राकृतिक आपदाएं हिंदी में कहेंगे तो, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जनरली होती हैं दोस्तों। तो एक बार इनको आप नोट कर लेना या एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। वैसे मैं इसको अपना एक वीडियो बनाऊंगा आपको इसके लिए, आज मेरा प्लान था लेकिन आज टाइम नहीं मिल पाया, क्लासेस भी थी मेरी ऑफलाइन। तो दोस्तों प्लान कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और अपने ही ऐप के ऊपर उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ लेकिन वो सारे यूट्यूब और फेसबुक के लिए नहीं है, वो मेरे कुछ ऐप के लिए भी जाते हैं और उस पर भी काम चल रहा है दोस्तों। मैं अभी उसके बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा पहले सेशन कवर करते हैं दोस्तों। आई होप कि मैंने साइड हो गया हूँ कि आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलिए तो उम्मीद करते हैं अगले स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों फटाफट, नहीं हो तो बाद में आराम से ले लेना। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आपके लिए मैंने लिया है, जो हमारे यूपीएससी वाले स्टूडेंट खासकर और जो हमारे एसएससी के स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम में ज्योग्राफी बहुत अच्छे लेवल पर आती है। अब उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया है मैंने जो इसमें नहीं था वैसे, मेडिटेरेनियन रीजन क्या होता है दोस्तों, ये जनरली आप कहेंगे तो वो कहता है कि इसके अंदर 7 मेंबर है। जो उस क्षेत्र की बात करें 7 मेंबर स्टेट्स आती हैं इसके अंदर, कुछ पार्शली आती हैं, मतलब पूरी नहीं आती, कुछ कंप्लीट इनकम्प्लीट आती हैं। फ्रांस है, पुर्तगाल है, इटली, स्पेन और कंप्लीटली ग्रीस और माल्टा और साइप्रस। तो ये याद रखिए दोस्तों, आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आज मैंने कहा ना पूरा का पूरा पैसेज ही ज्योग्राफी से भरा हुआ था। तो आज तो ऐसे लग रहा था कि मैं ज्योग्राफी का रिवीजन हो रहा है दोस्तों, आप पढ़ेंगे ना आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए तो अब वो आगे हम नहीं देखते हैं कि उसके अंदर वो कहता है कि एक हॉट और ड्राई समर होता है और कूल विंटर भी होता है। चलिए ये तो आपको क्लियर ही है। तो मेन क्वेश्चन जो था मेडिटेरेनियन रीजन का था दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों, मैंने कहा ना आज वो कैब कम थी, आज तो ज्योग्राफी भरी हुई थी। चलिए, और बहुत से स्टूडेंट ने कहा सर हमारी जीएस को भी ध्यान दिया करो, इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इंग्लिश और जीएस दोनों को ले लेते हैं साथ साथ। चलिए दोस्तों, अब एक अगला वर्ड दिया उसने, एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग। अब ये एंथ्रोपोजेनिक क्या उसको देखते हैं। वो कहता है ये जो है ग्लोबल वार्मिंग है, एक तरह से देखा जाए। अब मेजर कंपोनेंट है किसका, चेंज का, जो एक मेजर कंपोनेंट है एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज का, वो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हम देश ढूंढ रहा है, पूरा वर्ल्ड ढूंढ रहा है। अब वो आगे क्या कहता है, ये ग्रेजुअल वार्मिंग है, धीरे धीरे हो रही है, और ये अर्थ कॉज बाय अननेचुरल, ये नेचुरल नहीं हो रही है, इसके पीछे रीजन हम है। इसलिए उसने वर्ड दिए ह्यूमन इंड्यूस, जो ह्यूमन के द्वारा पढ़ाई गई, ह्यूमन मैं और आप दोनों ही उसमें। इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज प्राइमरीली फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें हम इन चीजों को जलाते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियसली वार्मिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी। चलिए ये आपके लिए वर्ड था एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आज तो मतलब खुद भी मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आज का जो टाइटल है ना दोस्तों, पूरी ज्योग्राफी क्लियर करता है। अरे ये कंसेप्ट देख के तो मैं भी डर गया था, क्योंकि जनरली लोग इस तरह की ग्रामर टच नहीं करते। आज मैं इस पर ग्रामर भी बताने वाला हूँ। देखिए हुआ क्या, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, ये मैं एक बता दूं कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक टाइटल है इन्वर्जन,
एडवर्ब के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, मैं पहले हिंट दे देता हूँ, जिसमें पहले एक एडवर्ब आती है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और बाद में सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दोनों कह सकते हैं आप इसे। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, उसको ध्यान से देखिएगा। एट द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, पहले इसको यहां तक देखते हैं, फिर उसने वर लगाया, वर मतलब वर लगाया, और यहां पर उसने लगाया ड्रॉट लाइक कंडीशंस, और ये मान लिया मैंने रेस्ट, इसको मैंने रेस्ट मान लिया, इसको मैंने सब्जेक्ट मान लिया, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब ये एक्चुअल सेंटेंस क्या था, यही तो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की खासियत है, वो इन्वर्जन यूज करते हैं और यही हमारा एग्जामिनर होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में, वो आपको जरूर समझाता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा कुछ गलत बटन क्लिक हो गया है। चले, अब देखिए मैं इसको यहाँ छोटा सा काम करने जा रहा हूं दोस्तों, देखिएगा सर एक बार। स्टार्टेड ओपनिंग, और मैंने उसके बारे में कभी समझा ही नहीं था। चलिए, अब मैंने यहाँ पर एक काम किया दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस वर्क को मैं दोस्तों क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ वॉज करने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वाज ब्रॉट लाइक कंडीशन। अब बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा देख रहा है मतलब स्टूडेंट देख रहा है कि यार ये तो स्पेक्ट्रम के साथ वाज ही आना चाहिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा एक फर्क होते हैं, और मैंने उसको नीचे भी मेंशन किया है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो सिंगुलर होता है, स्पेक्ट्रा जो होता है वो प्लूरल होता है। लेकिन लेकिन अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो एक्चुअल में यहां पर क्या किया गया, यहां पर आपका इन्वर्जन को लगाया गया। मैं एक एग्जांपल और स्पेसिफाई कोट करता हूं आपके लिए, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए मैं कहने चाह रहा हूं कि पेड़ के नीचे एक टोपी वाला रेस्ट कर रहा था, पेड़ के नीचे एक टोपी वाला रेस्ट कर रहा था। अब देखिए मैं सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, अंडर द ट्री was napping a cap seller, ये कैप सेलर है दोस्तों। अब वो कह रहा है अंडर द ट्री वाज नैपिंग अ कैप सेलर। अब देखिए ये कैप सेलर तो यहां आ गया, वाज नैपिंग यहां आ गया, तो अंडर द ट्री यहां आ गया। अब दोस्तों ये क्या था, ये एक इन्वर्जन था। अगर इसका सिंपल सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा, आप ये कहेंगे सर ये कैसी इंग्लिश है आपके लिए, इसलिए मैंने हिंदू का एडिटोरियल का सेक्शन दिखाया, अभी पढ़ेंगे उसको। अब एक्चुअल में क्या हुआ, इस तरह की इंग्लिश हमारे एग्जाम में भी आने लगी है, खासकर आपके यूपीएससी और एसएससी, तो मतलब एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक है। अब इसका आंसर देखिए वैसे ही रियल इंग्लिश कहती विदाउट इन्वर्जन, अ कैप सेलर वाज नैपिंग अंडर द ट्री, एक टोपी वाला नैप मतलब झपकी ले रहा था पेड़ के नीचे। लेकिन जैसे ही इन्वर्जन बना तो क्या हो गया, अंडर द ट्री वाज नैपिंग अ ट्री सेलर, अ कैप सेलर सॉरी। चलिए दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टाइटल, आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं। प्रवीण जी वो इसको चल, चलिए दोस्तों वापस आते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक वर्ड भी था आपके लिए जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था, कि जब स्पेक्ट्रम है तो वो सिंगुलर है और जो प्लूरल है वो स्पेक्ट्रा है दोस्तों। ये था आपका कंसेप्ट दोस्तों। चलिए, एक्चुअल में आज क्या हुआ है कि इस वाले जो स्क्रीन थी इसमें कुछ सॉफ्टवेयर चेंज किया गया, तो वो हैबिट नहीं थी, तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू था। वो बस आज ही के बाद वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर से कुछ जो आइकन थे वो चेंज हो गए। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं, वापस आते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आया वो क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास कम टू हेड। अरे ये क्या खतरनाक था दोस्तों, ये आज के एग्जाम में फ्रेज था दोस्तों, कम टू हेड, जिसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने बड़ी सिंपल भाषा में लिख दिया है, एक क्राइसिस पे पहुंचना, मतलब एक बुरी सिचुएशन पर पहुंच जाना, जटिल समस्या पे पहुंच जाना। एक एग्जांपल दिया गया, द वायलेंस केम टू अ हेड
जो हिंसा थी वो एक क्राइसिस में पहुंच गई विद द डेथ्स ऑफ 6 यूथ, मतलब 6 यूथ की डेथ के बाद। तो ये क्राइसिस हो गया, तो इसलिए हमने कौन सा वर्ड किया, कम टू अ हेड। अब ये हेड सिर की बात नहीं कर रहा था, यही चीजें आपके एग्जाम में आपके लिए फ्रेजल कंसेप्ट आते हैं, आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करती हैं दोस्तों। इसलिए मैंने कहा ना कि सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी, जैसे कई यूट्यूबर्स कर रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी बताते हैं, 5 वर्ड का मीनिंग बताते हैं। अरे आप उन चीजों को भी समझिए जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी इंग्लिश, उसके अंदर वर्ब, फ्रेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर और साथ में जीएस। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन सब चीजों को दूं आपको। चलिए अगला टाइटल देखते हैं दोस्तों। अगला जो है बे क्वेश्चन पूछा, देखिए फिर आप कहेंगे सर ये कहाँ चले गए। एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट में बात की गई थी आईएमडी की, इस पूरे न्यूज़पेपर के अंदर, तो मेरे दिमाग में आया यार क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि बच्चों से कब होगा। मैं अब वो क्वेश्चन आंसर तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने आंसर लिख दिया है कि 15 जनवरी 1875 को ये हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों ये आपके जीएस का क्वेश्चन था, याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया, साउथ पेनिनसुला, और इंडिया को साउथ पेनिनसुला भी कहा जाता है। अब पेनिनसुला क्या होता है उस चीज को समझते हैं, वैसे तो आपको आता ही होगा। अब वो कहता है बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसी जगह जिसके तीनों तरफ पानी हो। तो आपको याद आ गया होगा हमारे साउथ इंडियन के स्टेट जो है, नीचे नीचे श्रीलंका की तरफ पानी पानी है, राइट में भी पानी है, लेफ्ट में भी पानी है, तो इसलिए उस एरिया को क्या बोला गया, पेनिनसुला बोला गया। अब वो कह रहा है कि साउथ इंडिया जो है वो उसको एक पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है, तो आपका आंसर होगा साउथ इंडिया। उसमें ऑप्शन होगा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया। तो आंसर आपका हो गया। अब वो कहता है इसमें कौन कौन सी स्टेट आती है, इनकम्पासिंग, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, इनकम्पास मतलब जोड़ते हुए, इनकम्पास करते हुए। कहता है आंध्रा आता है, कर्नाटका आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, तेलंगाना आता है, और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप और पुदुचेरी भी आता है, जिसपे देश की 20% के करीब आबादी रहती है दोस्तों। ये हमारा था छोटा सा कंसर्न। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप कि बिल्कुल थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट बन रहा हो दोस्तों। अगर मजा आ रहा हो, इंटरेस्ट बन रहा हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे आप देखें तो इसको फॉलो कर लेना दोस्तों। दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूँ, और लाइक जरूर कर देना, और अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसका हमें पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे थे। चलिए दोस्तों, एक वर्ड आ गया आपके लिए, ये भी आपके न्यूज पेपर, जितने भी वर्ड लिख रहे हो दोस्तों आपके आज के हिंदू एडिटोरियल में थे। अब वो कहता है स्पेटियल एंड टेम्पोरल। अब वो क्या कह रहे थे कि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो वो कह रहा है स्पेटियल जो है वो स्पेस से रिलेटेड है, और टेम्पोरल क्या किससे रिलेटेड है, वो टाइम से रिलेटेड है। तो दोस्तों मीनिंग क्लियर हो गया। अब वो कहता है कि जब डाटा एनालिसिस की बात होती है तो स्पेस और टाइम दोनों की बात की जाती है, इसलिए हमारे को जो डाटा होना चाहिए बारिश से रिलेटेड डाटा, जो स्पेटियल और टेम्पोरल होना चाहिए। मतलब वो स्पेस एंड टाइम ना लिख के उसने क्या कर दिया, इस वर्ड को यूज कर दिया। और यही वर्ड आप अपने, जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं अपने, मतलब यूपीएससी के लिए, एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, आप ये लिख के आ रहे हैं दोस्तों, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। यही मैंने कहा ना, एक एक चीज को समझिए, कितना गेन कर रहे हैं नॉलेज, वो मैटर करता है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड आपके पास आता है रिट्रेट। रिट्रेट करना मतलब किसी चीज की ओपिनियन जो है हमारे पास, उसको रिपीट करना। जो हमारे पास विचार आया, जो मत आया, उसको रिपीट करने को हम कहते हैं रीइटरेट दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये एस लग गया होगा क्योंकि उसपे शायद एस लगा हुआ था, मैंने देखा नहीं, तो वर्ब है इसलिए एस लग गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बढ़िया वर्ड था। एक्चुअल में जो वर्ड आया था, जो हमारे एग्जाम में, हमारी हमारी जो इसके अंदर आया था, वो ये था रिजिलियंट। मैंने इसलिए उसकी प्रोनाउंसिएशन में लिख दी रिजिलियंट, ताकि बच्चा गड़बड़ ना करे। अब रिजिलियंट क्या है, वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एनफ टू डील विद इलनेस, मतलब इतना एनफ है, स्ट्रॉन्ग एनफ। अब यहाँ भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट आता है पेपर में, कई बार क्या आता है पेपर में दोस्तों, क्या लिखता है, एनफ स्ट्रॉन्ग। जैसे उसने कहा मिस्टर खली, जो हमारे इंडियन फाइटर हैं, जो आजकल वैसे लड़ते नहीं, वो कहता है कि मिस्टर खली जो है वो स्ट्रॉन्ग एनफ है। नहीं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एनफ या एनफ स्ट्रॉन्ग, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया है कि एनफ स्ट्रॉन्ग में हमारा एनफ पहले और स्ट्रॉन्ग बाद में, जबकि ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट गलत है। इंग्लिश कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, और एनफ जो है हमारा वो एडवर्ब है। तो इसलिए एडजेक्टिव के साथ वो, एडजेक्टिव के साथ जब आप यूज करेंगे तो एनफ बाद में आएगा। लेकिन अगर नाउन होगा, जैसे आपने कहा कि, मैं 1 मिनट और ले रहा हूँ आपका, आपने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पेन है, तो आप क्या यूज करने जा रहे हैं दोस्तों, आप यूज करने जा रहे हैं एनफ पेन्स। तो यहाँ पर एनफ ये है, और पेन्स दोस्तों आपके पास नाउन है दोस्तों। ये था हमारा कंसेप्ट। चलिए
अब वो कहता है इससे मिलते जुलते वर्ड तो जो मैंने खुद ढूंढे आपके लिए, एक ये है सैलिएंट। अब इसको भी लोग लोग नहीं कंफ्यूज हो जाते, साइलेंट और सैलिएंट दो अलग अलग वर्ड है। सैलिएंट का मतलब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिएंट फीचर। कई बार आपने जब आप मुखर्जी नगर एरिया में या किसी भी कोचिंग एरिया में पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं हमारे पास रोज सारे बहुत सारे पंफलेट आते हैं, और कुछ लोग पैम्फलेट बोलते हैं, होता है पंफलेट चलिए ये भी मैंने करेक्ट कर दिया आपको। पंफलेट आते हैं, ब्रोशर आते हैं, तो उस पर ये वर्ड लिखा होता है, कौन सा, सैलिएंट। अब बच्चा हमारे को जब हमारे क्लास को कहते हैं क्या लिखा भाई, कह रहा था साइलेंट फीचर्स लिखे। अरे साइलेंट फीचर नहीं लिखे हुआ है, सैलिएंट फीचर लिखे हुआ है। सैलिएंट फीचर का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जिनको नोटिस किया जा सकता है। अच्छा, अब जो साइलेंट आप जो वर्ड यूज करते हैं वो साइलेंट ये होता है, और ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नो नॉइज। जैसे क्लास में बोलते हैं ना कीप साइलेंट, मेंटेन द साइलेंस, तो साइलेंस जो है वो नाउन है और साइलेंट जो एडजेक्टिव है। और ये जो वर्ड था वो सैलिएंट था, इसका मतलब था इंपॉर्टेंट। और ये था रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब था जब आप बहुत ताकतवर हैं किसी भी इलनेस और शॉक से लड़ने के लिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ वर्ड थे आपके लिए। मैंने कहा ना कि टारगेट है कि अगर कुछ भी पढ़े तो बहुत कुछ मिलना चाहिए दोस्तों। अब इसमें यहाँ पर एक कंसेप्ट बहुत प्यारा था जो मैं एक राइटिंग स्किल्स के लिए आपके मैंने उठाया उसमें से, और ये इसको कॉपी कर दिया। वो क्या कह रहा था कंसेप्ट, वो कह रहा था दैट आर बेटर एबल टू, आपको दिखाऊंगा अभी जब हम पढ़ेंगे। तो वो एबल टू तो हमें पता है, यू आर एबल टू डू दिस, यू आर एबल टू डू दिस, आप इसको करने योग्य हैं। लेकिन आज उसने एक कंसेप्ट बहुत अच्छा किया। उसने एबल, एबल क्या है एक्चुअल में अपने आप में ये एक एडजेक्टिव है, तो उसने यहाँ पर एक बेटर दे दिया जो एक क्या काम कर गया, वो एक एडवर्ब का काम कर गया। तो आपने एबल टू का वजन बढ़ा दिया दोस्तों। जब भी आप लिखने जा रहे हैं इंडिया इज एबल टू compete द वर्ल्ड इश्यूज, तो आप क्या करेंगे, इंडिया इज, अब इसी लाइन को ढूंढेंगे आप, इंडिया इज बेटर एबल टू कम्पीट द वर्ल्ड इश्यूज। कंसेप्ट में वजन बढ़ गया दोस्तों, इसलिए मैंने उठाया था। मैंने कहा यार ये चीज तो हमारे स्टूडेंट को आनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगले पर आते हैं। अब देखिए एक फ्रेज यहाँ पर और मिला आपको, अ वीक और टू, ये एक फ्रेज है दोस्तों। वो कह रहा है कि एक टाइम फ्रेम होता है ये, अब इसको ऐसे ही पढ़ना होता है, अ वीक और टू। इसका मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा, ये इसका मीनिंग था। 1 वीक या 2, तो आप इसको लिखने का तरीका याद रखिए, आपकी राइटिंग में हेल्प करेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये अब हमारा स्टार्ट होता है द हिंदू एडिटोरियल, और ये था दोस्तों आज आपके लिए टाइटल, जो आपको समझ में आ गया होगा। कैप्चरिंग, कैप्चरिंग करते हुए मानसून को, इट्स वेरिएंस एंड द मैसेज, और इसका वेरिएंस जो वेरिएबल है, जो ये चेंज हो रहा है, वेरी, इट्स वेरिएंस एंड द मैसेज, इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस, इंडिया को जरूरत है सभी इंश्योरेंस की, अगेंस्ट वैगरीज, वैगरीज याद है आपको वर्ड, याद करिए, अगेंस्ट वैगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। क्लियर। तो दोस्तों ये वर्ड, ये था आज का हमारा टाइटल। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अब हम उसको ग्रामेटिकली कैसे पढ़ते हैं। कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम, 2018 से की बात कर रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018 इंडिया हैज रिपोर्टेड, और हमेशा ध्यान रखिए कि सिंस का यूज कहां कहां होता है। सिंस का यूज 2 जगह यूज होता है दोस्तों, बिल्कुल छोटी छोटी ग्रामर। एक तो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, और एक इसका यूज हमेशा ध्यान रखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये 2 अप्रोच में इसका यूज होता है। देखिए इसलिए हमें आगे क्या मिल गया, मिल गया ना दोस्तों। अब यहां पर क्या होता, अब मान लीजिए मैं अब आपको देखो एरर बना के दिखाता हूं। अब देखिए एरर समझिएगा दोस्तों, एरर क्या होता है यहां पर। अब मैं एरर बताता हूं आपको, एरर क्या होता है। मैं दोस्तों इस हैज को क्या करने जा रहा हूं, मैंने इसको कर दिया दोस्तों, नहीं, मैंने इसको हटा ही दिया। मैंने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018 इंडिया रिपोर्टेड, एरर बन गया दोस्तों एसएससी का। अब रिपोर्टेड, इंडिया रिपोर्टेड का मतलब हो गया दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। जबकि मुझे पता है कि सिंस लगा हुआ है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि या तो अब परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, लेकिन पास्ट नहीं आएगा, भला इंडेफिनिट नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट आ सकता है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, आना तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए। तो मुझे याद आ गया कि मेरा ये एरर बन गया दोस्तों। ये था आप सभी स्टूडेंट के लिए जो लोग एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, बैंकिंग जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये उनके लिए कंसर्न था। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका।
चल, एक मिनट देखिएगा प्रवीण। यस, ये वाला। चलिए दोस्तों, छोड़ते हैं कुछ सॉफ्टवेयर का इशू, हम आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अपने अगले सेंटेंस पर आते हैं। तो आंसर तो क्लियर हो गया दोस्तों। इंडिया हैज रिपोर्टेड ही रहेगा। इंडिया हैज रिपोर्टेड अ डेफिसिट, वही जो हमें सबसे पहला वर्ड मिला था ना, कमी। इंडिया हैज रिपोर्टेड अ डेफिसिट मानसून। इंडिया रिपोर्ट कर चुका है घाटा हो गया हमारे मानसून के अंदर फ्रॉम जून टू सितंबर दिस ईयर। आगे बहुत आसान है। इंडिया रिसीव्ड 82 सीएम ऑफ रेनफॉल। अच्छा, जान के बड़ी हैरानी होगी, अमेरिका में जो रेनफॉल होती है उसको सीएम में नहीं नापा जाता, उसको इंच में नापा जाता है। वैसे जो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज से बता रहा हूँ कि अमेरिका में किस रंग से रेनिंग को मापा जाता है। तो हमारे इंडिया के अंदर उसको सीएम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापते हैं, वहां पर उसे इंच में मापते हैं। चलिए ये थोड़ा सा नॉलेज थी आपके लिए। वो कहता है कि इसके अंदर 6% लोअर देन द 89 सीएम। जो पिछली बार 89 थे, इस बार वो 82 हो गई, 6% कम हो गया। दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, और ये कंसिडर नॉर्मल किया जाता है। बिगिनिंग अप्रैल, अप्रैल शुरू होते होते देयर वर एनफ इंडिकेशंस। मैंने भी बताया था ना, एनफ के बाद नाउन। ये देखिए ग्रामर देखिए, एनफ आया, पहले एडजेक्टिव बन गया वो, और इंडिकेशन मेरा नाउन बन गया। यही मैं आपको बता रहा था। अगर ये एडजेक्टिव होता तो पहले एडजेक्टिव होता और फिर एनफ आता दोस्तों। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, तो स्ट्रॉन्ग पहले, एनफ बाद में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दैट द मानसून वुड बी सबड्यूड। सबड्यूड, अधीन करना, कंट्रोल करना, काबू करना। मानसून वुड बी सबड्यूड विद एन एल नीनो। एल नीनो याद आया? एल नीनो गरम वाला याद आया? चलिए कोई बात नहीं। ऑन द होराइजन, ऑन द होराइजन आपको एक फ्रेज दिया था, याद करिए हर चीज को। नेक्स्ट, दिस साइक्लिकल वार्मिंग, जो हमारी नेचर की वजह से होती है, जो एक्चुअली हमारा जो सीजन होता है, जैसे हम कहें अगर देसी भाषा में बात करें तो दिसंबर से फैब उसको हम ठंड कहते हैं, मतलब विंटर। मार्च से लेकर, शायद मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, मार्च से लेकर मई तक हम उसको समर कहते हैं। जून से सितंबर तक उसे हम मानसून कहते हैं। और अक्टूबर नवंबर जो होता है वो पोस्ट मानसून होता है। राइट आंसर यही था। चलिए, तो अब वो क्या कह रहा है, दिस साइक्लिक वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन यूजली कॉरस्पॉन्ड्स, कॉरस्पॉन्ड मतलब उसके साथ मतलब तालमेल करती है, कॉरस्पॉन्ड। वो कहता है कि जो साइक्लिक वार्मिंग है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ऑफ पैसिफिक ओशियन, सारी कहानी पैसिफिक ओशियन की है, यूजली कॉरस्पॉन्ड टू ए डिक्लाइन। आगे देखते हैं एक बार क्या कहने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। एक मिनट यहाँ देखिएगा। आज तो ये सॉफ्टवेयर शायद मुझे टेंशन ही दे रहा है। आज ये सॉफ्टवेयर टेंशन ही दे रहा है दोस्तों। आज मुझे लगता है आप हमारी टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। चलिए वापस आते हैं दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, दिस साइक्लिकल वार्मिंग, जो मैंने बताया ना, जो हमारे पूरे साल का साइक्लिक है, कभी विंटर, कभी समर, कभी मानसून। तो वो कहता है ये सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो यूजुअली कॉरस्पॉन्ड करते हैं आपस में टू ए डिक्लाइन इन रेनफॉल ओवर इंडिया। तो सारी कहानी वो जो साइक्लिक वार्मिंग है, जिसके पीछे वो अल नीनो भी था, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, पार्शली द नॉर्थ वेस्ट। और ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर की बात कर रहा है, नॉर्थ का मतलब नॉर्थ इंडिया की और वेस्ट इंडिया की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहता है वो। हमारा टारगेट है ग्रामर सीखना, वोकैब सीखना, जीएस सीखना। आसान आसान लाइनें 2019 से 2022 के बीच। यहाँ पे एक छोटी सी ग्रामर थी दोस्तों। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी आप बात कर रहे हैं जब भी बात कर रहे हैं बिटवीन की, तो आपको बीच में एंड चाहिए। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है,
बिटवीन के साथ 2 लगा देता। बिटवीन 19 एंड 2022 द इंडियन मानसून वाज सिग्निफिकेंटली मतलब इंपॉर्टेंट इंपैक्टेड, जिस पे प्रभाव पड़ा था बाय द कन्वर्स फिनोमिनन। ये देखो मैंने आपको बोला था ना, कन्वर्स बहुत अच्छा वर्ड आया था कि कन्वर्स का मतलब क्या था, अपोजिट, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा था। और फिनोमिनन जो है दोस्तों वो सिंगुलर है, और अगर आप इसके प्लूरल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिनोमिना। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसलिए देखिए यहां पर एक चीज आपको मिली होगी, यहां पर आपको क्या मिला होगा, वाज मिला है। अगर यहां पर फिनोमिना वर्ड होता तो वहां पर क्या हो जाता, वर हो जाता दोस्तों। इंडियन मानसून वाज सिग्निफिकेंटली बाय द कन्वर्स फिनोमिना अ कूलिंग ला नीना। अब वो कूलिंग की बात कर रहा है, ला नीना की। दैट समटाइम इज एसोसिएटेड, जो एसोसिएटेड है किसके साथ, विद अबव नॉर्मल रेनफॉल। चलिए अब वो कहता है बाय दोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब जो मापने का जो तरीका है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए नॉर्मल मानसून इन 2023 बाय दोज मैट्रिक्स वर म्यूटेड। म्यूटेड मतलब साइलेंट हो गए। जो उम्मीद की जा रही थी वो चुप हो गए, मतलब उम्मीद ही नहीं हुई, हुई नहीं, बारिशें वैसी कम हो गई थी उससे। तो हमने वो जो हमारे रिमोट में एक फीचर होता है ना, म्यूट करना, बंद कर देना, वही म्यूटेड हो गया। जो हमारी इच्छा हो रही थी ना, आशाएं आ रही थी, वो सब दब गई, म्यूटेड हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है वो। हाउएवर एक बहुत अच्छा कंजंक्शन, एक एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, जिसे आप कोमे लगा के स्टार्टिंग में कर सकते हैं। फिर भी द एक्सपीरियंस ऑफ द मानसून दिस ईयर वाज फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी, जो काफी दूर था हमारे ऑर्डिनरी से, मतलब काफी दूर था मानसून। अबाउट 9% ऑफ द कंट्री रिसीव एक्सेस रेनफॉल विद 18% गेटिंग डेफिशिएंट। मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि 9% ऑफ द कंट्री ने प्राप्त किया एक्सेसिव रेनफॉल, 18%, गेटिंग डेफिशिएंट एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री नॉर्मल रेनफॉल। और 18% ने कमी महसूस करी और बाकी पूरे देश के अंदर नॉर्मल हुआ। मतलब एक जगह क्या हुआ, 9% ज्यादा हो गया, 18% कम भी हो गया। यही वो समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वाइल ऑन वन हैंड, याद है आपको, वाइल ऑन वन हैंड और वाइल ऑन द वन हैंड, यही मैंने आपको डिस्कस करा था। तो दोस्तों ये था वाइल ऑन वन हैंड। अगस्त द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मानसून मंथ पोस्टेड ए थर्ड लेस देन इट्स नॉर्मल, और इसने एक थर्ड लेस को रिप्रेजेंट किया नॉर्मल के मुकाबले। सेवरल स्टेट इन नॉर्थ इंडिया विच वर एक्सपेक्टिंग मिनिमम रेनफॉल, जो कितनी उम्मीद कर रही थी, वह डिल्यूज, याद आया डिल्यूज। चलिए वह डिल्यूज फॉलोइंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रिकॉर्ड रेनफॉल। तो दोस्तों इस तरह से अब हम हमेशा, आज तो क्योंकि छोटा सा सेशन लेना था जिसमें आपकी कुछ ग्रामेटिकल स्किल, बाकी इसका आसान है दोस्तों। जो मेन वर्ब थे जो आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया गया दोस्तों। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी आप जल्द से जल्द इस चैनल के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। और वो लास्ट एक इशू जरूर डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, जो मैंने आपके लिए एक बनाया भी था दोस्तों। बस दोस्तों ये एक ऐप है जिसके ऊपर ये बहुत सारी वोकैब और बहुत सारी ग्रामेटिकल स्किल्स को डाला जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम है CET। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, और काफ़ी कुछ मिलेगा दोस्तों आपको इसके अंदर। और इसमें कुछ वोकेबलरी के फ्री वीडियो भी डाले जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।